हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुपर टेट की रोज़ाना 9 बजे आपको लाइव क्लास दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका वर्ड विचार। तो वर्ड विचार से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आपके जो भी मैंने टॉपिक कराए हैं, जिसमें दोस्तों आपके स्वर, व्यंजन, आपके जो है कौन कौन से मतलब उच्चारण स्थान, ये सभी मैंने टॉपिक करा दिए हैं। आज के दोस्तों वर्णमाला का ये आपका लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है वर्ड विचार। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन कर के आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों आपको खुद को ही तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद को तैयार कर लोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और आप जो चाहो वो सब कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, सफलता पाने की सबसे बड़ी वह एक ही कुंजी होती है, जिसे कहते हैं मेहनत। तो फ्रेंड्स, आप मेहनत कीजिए। आप ये इंतज़ार मत करो कि सुपर टेट का विज्ञप्ति आएगी तभी हम तैयारी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हिंदी के टॉपिक में कवर करा रही हूँ, वो दोस्तों आपके सुपर टेट, टेट उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन एग्ज़ामों में हिंदी आती है। तो फ्रेंड, टॉपिक वाइज आपकी सुपर टेट के जितने भी टॉपिक बनने हैं, उन सभी टॉपिकों को कवर करा रही हूँ। इसलिए दोस्तों, आप लोग भी अपने नोट्सों को कंप्लीट करते चलिए। जिस समय ये सुपर टेट की वैकेंसी आए या टेट की आए, तो सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं वर्ड विचार की। तो वर्ड विचार में क्या है फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वर्ड विचार कहते किसे हैं ये जानेंगे आप। तो वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, सबको पता होगा ये। तो वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। और दोस्तों, हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या आपकी 52 है, 52 है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। हिंदी की जो वर्णमाला है वो 2 भागों में बटी हुई है, स्वर और व्यंजन। अब बात कर लेते हैं स्वर की। तो स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से आबाद गति से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। या स्वर उन्हें कहते हैं जो किसी की भी सहायता नहीं लेते, वो आपके स्वर कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वरों के प्रकार की। तो दोस्तों, स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है मूल स्वर। मूल स्वर में जानेंगे कि मूल स्वर कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, मूल स्वर जो है जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी किसी दूसरे स्वरों की सहायता नहीं लेनी होती है, वो मूल स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये मूल स्वर है आपके अ, ई, उ, री। ये क्या है? आपके मूल स्वर। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके संधि स्वर की। तो संधि स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि फ्रेंड्स इन स्वरों में, संधि स्वरों में मूल स्वर की सहायता नहीं लेनी होती है, तो ये आपके संधि स्वर कहलाते हैं। ये दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे हैं जो एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं, वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ माने बड़ा, यानी कि जिनमें अधिक समय लगता है, वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ये क्या हैं? आपके दीर्घ स्वर। इसी में संधि स्वर का दूसरा पार्ट से है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर वे स्वर कहलाते हैं जो कई स्वरों से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि जो विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हों, वे आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे दोस्तों आपका ए और औ, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आपके प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर में दोस्तों तिगुना समय लगता है, ये आपको याद रखनी ही होगी। वे स्वर जिनके स्थान में दीर्घ स्वर से भी
अधिक समय लगता है वो आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे दोस्तों इस तरीके का एस होना ये आपके प्लुत स्वर के अंदर आता है। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे राम, ओम, ये सभी आपके प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। दोस्तों अगर सेशन पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। फ्रेंड्स अपनी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एसटेट का सिलेबस भी अधिक है। आप अभी से कवर करेंगे तो फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप एक ईमानदारी से सरकारी सीट प्राप्त कर पाएंगे। फिर दोस्तों पश्चाताप रह जाता है कि हमने तैयारी नहीं की, इस कारण हमारा जो है निकल नहीं पाया, टेट हो या आपका सुपर टेट हो। तो दोस्तों दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम न लगाते हुए अपने ऊपर, परेशानियां ज़िंदगी में सभी के ऊपर आती हैं, उन परेशानियों से कैसे निपटना है तो वो दोस्तों हम स्वयं ही खुद ही उसका निवारण करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहिए। पीडीएफ प्राप्त करना है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम को सर्च करना आदर्श कैरियर क्लासेज, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्वरों का उच्चारण, यानी उच्चारण मतलब बोलने का। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 है अग्रस्वर, नंबर 2 है मध्य स्वर, नंबर 3 है पश्च स्वर। दोस्तों इसकी मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, आप लोग देख लेना। आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जितनी भी वर्णमाला के 3-4 क्लास हुई हैं उन सभी की आपको मिल जाएंगी। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन सभी वीडियो को देखना। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग ऊपर उठता है, यानी कि दोस्तों अग्रस्वर में जीभ के आगे का भाग ऊपर उठता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, आई। तो यानी कि इसमें क्या हुआ, हमारी जो है जीभ का आगे का भाग उठा है, इसलिए इसे अग्रस्वर कहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर उन्हें कहते हैं जो उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है, यानी कि बीच में से जब हम बोलेंगे तो हमारी जबान, जीभ जो है बिल्कुल समान अवस्था में रहेगी। जैसे अ, तो अ जब बोलेंगे तो ये हमारा मध्य स्वर कहलाता है। कौन सा? मध्य स्वर कहलाता है अ। नेक्स्ट है आपका पश्च स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च यानी पीछे का भाग ऊपर उठता है वह दोस्तों आपका पश्च स्वर कहलाता है। जैसे आ, उ, ओ, औ, ये क्या है? आपके पश्च स्वर हैं। तो ये थे आपके स्वर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होता है? वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता के लिए उच्चारित नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वरों की सहायता लेते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दोस्तों क, तो क को जब हम लिखेंगे तो क हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है। ये हुआ आपका क में अ जुड़ा होता है। इसलिए फ्रेंड्स आपके व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता लेते हैं। व्यंजनों के विभिन्न प्रकार होते हैं, व्यंजनों के प्रकार काम होते हैं। इसलिए देखिए नंबर 1 है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। कहने का मतलब ये है स्पर्श व्यंजन में दोस्तों आप हमारी जो जीभ होती है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती छूती है, तो वही आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है। और दोस्तों जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या आपकी 25 होती है, 25 संख्या होती है। ये आपको याद रखना होगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 है, यानी कि क से लेकर के म तक आपके स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन बन के आएगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना होगा। उसमें आएंगे 25, 26, 27, 28। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 होती है, ये बात आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन क्या होता है दोस्तों? अनुनासिक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो वायु नासिका मार्ग से निकलती है, यानी कि इन वर्डों को जब बोलते हैं तो ये वर्ड वायु नासिका के मार्ग से निकलते हैं।
हवा जो है नाक के माध्यम से निकलती है, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ये सभी आपके अनुनासिक व्यंजन हैं। और अनुनासिक व्यंजनों की संख्या फ्रेंड्स आपके 5 होती है। कितनी होती है? अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 5 है। नेक्स्ट है आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। और दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है। य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है। जब इन शब्दों को बोलते हैं तो हमारे मुख से दोस्तों गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, वही आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या फ्रेंड्स आपकी 4 है। ये वाले तीनों श और आपके ह ऊष्म व्यंजन के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स आपके जितने भी हिंदी के पेपर होते हैं, टेट, सुपर टेट हो, इन सभी में से इन सभी एग्जामों के लिए ये जो क्लास आपकी है, आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके वर्णमाला में से। नेक्स्ट है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है, यानी कि ड़ और ढ, ये आपके 2 उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन में स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता ली जाती है, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अन्य व्यंजनों का किसी भी अन्य व्यंजन की सहायता ली जाती है आपके संयुक्त व्यंजन में। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या दोस्तों आपकी 4 है। कितनी है? 4 है। यह बात आपको याद रखनी होगी। 6, त्र, ज्ञ और स्र। 6 बनता है आपका क और श से, त्र बनेगा त और र से, ज बनेगा आपका ज और अना से, और श बनेगा आपका स्र, श और र से। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन करके आ जाता है। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप, इस तरीके से बन जाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अब बात करते हैं व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को दोस्तों 8 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन में आ जाए कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में जो है व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा कि हिंदी व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है, 8 वर्गों में। कंठ नंबर 1 है कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है, यानी गले से, वो आपके कंठ व्यंजन कहलाते हैं। ये आपके कंठ व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, अना, और ये ही आपके कंठ व्यंजन हैं ये वाले। ठीक है। तालव्य व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ के आगे के भाग तलुए का स्पर्श करते हैं, वो आपके तालु व्यंजन होते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, अना, श, य, ये आपके क्या हैं? तालव्य व्यंजन। नेक्स्ट है आपका मूर्धन्य, जिसमें जो आपकी जीभ है, जिह्वा थोड़ी सी मुड़ जाती है, वो आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धक से स्पर्श करता है, ये मूर्धन्य व्यंजन है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन है। जब दोस्तों आप इनको खुद बोलोगे तो आपको अपने आप ही इनके उच्चारण स्थानों की पता पड़ जाएगा, 1 नंबर कहीं गया नहीं है आपके उच्चारण स्थान में से। नेक्स्ट है आपका दंत व्यंजन, जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। जब जीभ हमारी दांतों का स्पर्श करती है, वो दंत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे त, थ, द, ध और श, ये क्या है आपके? न, ये आपके दंत्य व्यंजन है, दांतों का स्पर्श करते हैं। ओष्ठ व्यंजन वो हैं जो होठों का प्रयोग होता है, जब हम बोलते हैं तो इसमें होठ चलते हैं, तो ये आपके ओष्ठ व्यंजन हैं। तो इसमें जैसे प, फ, ब, भ, म
और आपके यह ओष्ठ व्यंजन है, ठीक है। प फ ब भ म ये आपके ओष्ठ व्यंजन है। नेक्स्ट है दंतोष्ठ व्यंजन। नेक्स्ट कौन सा है? दंतोष्ठ व्यंजन। निचला ओ, जिसमें क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला होठ दांतों को स्पर्श करता है दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है। वत्स्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का ऊपरी भाग मसूड़ों को स्पर्श करता है, ये आपके वत्स्य व्यंजन कहलाते हैं। दंतोष्ठ में आपका व आता है, ठीक है, और वत्स्य व्यंजन में आपका न र ल ये आपके वत्स्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से तेजी से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, वही दोस्तों स्वर यंत्र मुखी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आता है ह। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण आपके व्यंजन। इनके अतिरिक्त व्यंजनों को घोषत्व प्राण तत्व के आधार पर भी बांटा जा सकता है। किसके? घोषत्व प्राण तत्व के आधार पर भी बांटा जा सकता है। इनकी दोस्तों डिटेल में वीडियो बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग पूरी वर्णमाला को देख सकते हैं, ठीक है। घोषत्व के आधार पर दोस्तों अघोष व्यंजन होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि होती है। दूसरा है आपका घोष व्यंजन, इसमें क्या होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा यानी कि 345 ये व्यंजन वर्ग को घोष ध्वनि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राण तत्व के आधार पर। तो प्राण तत्व के आधार पर दोस्तों दो होती हैं, ठीक है, और ये भी आपको बताया है घोषत्व के आधार पर दो होते हैं, अघोष और आपके घोष व्यंजन, और ये हैं आपके अल्प प्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा यानी कि ट्रिक है 135, ये याद रखना दोस्तों, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण अल्प प्राण ध्वनि होती है। नेक्स्ट है महाप्राण व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण ध्वनि होती है। तो ये थे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपके वर्ड विचार से संबंधित जितने भी टॉपिक थे सारे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे रिलेटिव क्वेश्चन जिस तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वतंत्र यानी जो कोई किसी का सहारा ना ले, किसी भी ध्वनि का सहारा ना ले, वो ध्वनियाँ कौन सी कहलाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। तो देखिए जो किसी का सहारा नहीं लेती हैं वो आपके स्वर हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए ए, ओ, औ ये सभी आपके संयुक्त स्वर हैं, यह भी आपको बताया था। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ड जो है आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवाह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अयोगवाह को कहेंगे विसर्ग। क्या बोलेंगे? अयोगवाह को विसर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अघोष ध्वनियाँ किन्हें कहा जाता है? जो अघोष ध्वनियाँ होती हैं वो किसे कहेंगे? तो वर्ग की पहली ध्वनि और वर्ग की दूसरी ध्वनि, वर्ग की तीसरी ध्वनि। तो ये ए और सी यानी कि ए और सी दोस्तों आपकी अघोष ध्वनियाँ कहलाएंगी। कौन कौन सी हैं? आपकी ए और सी वर्ग की पहली ध्वनि है और वर्ग की तीसरी ध्वनि अघोष ध्वनियाँ कहलाती है। नेक्स्ट है महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? वर्ग की पांचवी ध्वनि, वर्ग की दूसरी ध्वनि या वर्ग की चौथी ध्वनि। तो वर्ग की पांचवी और वर्ग की चौथी यानी कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपके क्वेश्चन बन करके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अभी बताया था कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 होती है, ठीक है। और य, र, लव यानी कि उपयुक्त तो आपके सभी सही है। डी ऑप्शन इज द राइट। अंतस्थ व्यंजन आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है व वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो व वर्ड का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ है।
कौन सा है? दंतोष्ठ्य व। अगला है क्षेत्रज्ञ, हिंदी वर्णमाला में किस प्रकार के व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों आपके ये हैं संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या आपकी 4 होती है। यह भी आपको बताया था, आपको बिल्कुल भी अपने जेहन में बिठा के रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, ये बताया था। ए और बी आपके उच्छिप्त व्यंजन हैं। ऑप्शन इज द डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपके संपूर्ण वर्णमाला कंप्लीट हो गई। अगर सेशन पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा देना, जिससे दोस्तों जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।